बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑफ रिजिड रूटर। तो ये रोटेशनल एनर्जी की इक्वेशन एच न्यू, यहाँ पर अगर आप फ्रीक्वेंसी की जगह वेव नंबर पुट करें तो ये इक्वेशन यूँ हो जाएगी, यानी फ्रीक्वेंसी की आपने वैल्यू पुट कर दी, फ्रीक्वेंसी इज़ इक्वल टू न्यू बार सी। इट मीन वेव नंबर की ये वैल्यू हमारे पास आ गई, एनर्जी डिवाइडेड बाय एच सी। तो आप इसी तरह यहाँ पर अगर आप ई जे में रोटेशनल एनर्जी की वैल्यू पुट कर दें तो आप रोटेशनल वेव नंबर की वैल्यू हासिल कर सकते हैं। तो एनर्जी ऑफ माइक्रोवेव रेडिएशन इन टर्म ऑफ वेव नंबर, इसको हम यूँ लिखेंगे न्यू बार ई जे ओवर एच सी। इसी को बास बुक वाले ईटा जे से भी लिखते हैं। ई जे हो तो ये रोटेशनल एनर्जी है, अगर आइटा जे हो तो ये रोटेशनल वेव नंबर इन टर्म ऑफ, या यूँ कह लें कि रोटेशनल एनर्जी इन टर्म ऑफ वेव नंबर। तो हमने यहाँ पर रोटेशनल एनर्जी की वैल्यू पुट की। रोटेशनल एनर्जी की हमारे पास ये वैल्यू जो हमने लास्ट टाइम डिराइव की थी, ये वैल्यू आपने यहाँ पर पुट कर दी तो हमारे पास रोटेशनल वेव नंबर की ये वैल्यू आ गई। अब ये रोटेशनल वेव नंबर की वैल्यू सेंटीमीटर इनवर्स में है। यहाँ पर मैं सेंटीमीटर इनवर्स लिख देता हूँ जो कि वेव नंबर का यूनिट है। ये रोटेशनल वेव नंबर की वैल्यू है। क्योंकि जब आपने रोटेशनल एनर्जी की वैल्यू यहाँ पर पुट की तो इस एच से इस एच का स्क्वायर कैंसिल हो गया, अब आपके पास सिंगल एच है। इस इक्वेशन में ये जो फैक्टर है, ये जिसको मैं अब ग्रीन इन सर्कल करने लगा हूँ, इस फैक्टर को कहते हैं रोटेशनल कांस्टेंट। इसे बी से शो करेंगे, एच ओवर 8 पाई स्क्वायर आई सी। इट इज़ रोटेशनल कांस्टेंट, बी से इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। और ये रोटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू में सिवाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बाकी सब कुछ कांस्टेंट है। एच 8 पाई स्क्वायर सी, इट मीन रोटेशनल कांस्टेंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है रिड्यूस मैस पे। तो रिड्यूस मैस जितना कम होगा उतना ही रोटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी। अब देखें इस इक्वेशन नंबर 8 में एच ओवर 8 पाई स्क्वायर आई सी, इसको आपने बी के इक्वल पुट कर दिया जो कि रोटेशनल कांस्टेंट है। तो नो रोटेशनल वेव नंबर ऑफ रोटेशनल ऑफ माइक्रोवेव रेडिएशन इज बी जे इंटू जे प्लस 1। नाउ अगेन कम टू रोटेशनल एनर्जी। रोटेशनल एनर्जी की ये इक्वेशन हम पहले भी कई दफ़ा लिख चुके हैं। एंड वी नो एनर्जी एच सी न्यू प्राइम, ये भी रोटेशनल एनर्जी की वैल्यू है। तो यहाँ पर एच सी के साथ वेव नंबर की ये वाली वैल्यू अगर पुट कर दें बी जे जे प्लस 1 इस इक्वेशन में, तो जब आपने वेव नंबर की ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी तो आपके पास रोटेशनल एनर्जी की ये वैल्यू आ गई जो इक्वेशन नंबर 10 में है। तो अब आपने इस इक्वेशन 8 को, इक्वेशन 9 को और इक्वेशन 10 को जहन में रखना है। तो रोटेशनल एनर्जी को आप इस तरह भी लिख सकते हैं। अब देखें ये रोटेशनल एनर्जी हो या रोटेशनल फ्रीक्वेंसी हो या रोटेशनल वेव नंबर हो, ये सारी क्वांटाइज्ड हैं। फ्रीक्वेंसी की बात कर लें, दिस इज रोटेशनल एनर्जी एंड दिस इज रोटेशनल फ्रीक्वेंसी ई जे ओवर एच। तो अब ई जे रोटेशनल एनर्जी है, इसकी ये वैल्यू आपने यहाँ पुट की तो एच से एच का स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास रोटेशनल फ्रीक्वेंसी आ गई। और चूँकि हमने लिखा हुआ है कि न्यू इज इक्वल टू न्यू बार सी, और न्यू बार की हमारे पास वैल्यू ये है। इट मीन अब फ्रीक्वेंसी की हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू
BJC2J+1, ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू है फ्रीक्वेंसी की, ये वैल्यू वेव नंबर की, और ये वैल्यू रोटेशनल एनर्जी की। इन सब में चूंकि रोटेशनल क्वांटम नंबर इन्वॉल्व है, लिहाजा ये वैल्यूज़ क्वांटाइज्ड हैं। इन तीनों वैल्यूज़ में आप अब वन बाई वन जे की वैल्यू को ज़ीरो पुट करें तो रोटेशनल एनर्जी ज़ीरो। इन तीनों वैल्यूज़ में जो अभी हमने इक्वेशन 3 देखी हैं, अगर आप जे की वैल्यू ज़ीरो पुट कर दें, रोटेशनल एनर्जी ज़ीरो, रोटेशनल वेव नंबर ज़ीरो, रोटेशनल फ्रीक्वेंसी ज़ीरो। और अगर तीनों में आप, अगर मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट रोटेशनल लेवल से जंप करके फर्स्ट एक्साइटेड रोटेशनल लेवल में चला गया तो जे की वैल्यू 1 होगी। और इस इक्वेशन में अगर आप जे की वैल्यू को 1 पुट करें तो आपके पास रोटेशनल वेव नंबर की ये वैल्यू आती है और यहाँ पर अगर आप जे की वैल्यू को 1 पुट करें तो हमारे पास रोटेशनल एनर्जी की ये वैल्यू आती है। और अगर आप इस इक्वेशन में जे की वैल्यू को 1 पुट करें तो हमारे पास रोटेशनल फ्रीक्वेंसी की ये वैल्यू आती है। सिमिलरली जे की वैल्यू को 2, 3, 4 पुट करें तो ये हमारे पास रोटेशनल एनर्जी की वैल्यूज़, और रोटेशनल क्वांटम नंबर की वैल्यू को 1, 2, 3, 4 पुट करें तो ये हमारे पास रोटेशनल वेव नंबर की वैल्यूज़, और ये हमारे पास रोटेशनल फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज़। ये सारी वैल्यूज़ क्वांटाइज्ड हैं चूँकि ये जे पर डिपेंड करती हैं और इनकी फ़िक्स वैल्यूज़ हैं। और उसमें इन तमाम वैल्यूज़ में अगर एच इन्वॉल्व है तो वो भी यूनिवर्सल कांस्टेंट है, अगर सी इन्वॉल्व है तो वो भी यूनिवर्सल कांस्टेंट है। इट मीन रोटेशनल एनर्जी हो, रोटेशनल वेव नंबर हो या रोटेशनल फ्रीक्वेंसी हो, ये एक्चुअली डिपेंड करती हैं रोटेशनल कांस्टेंट पर, यानी कि बी पर। और बी डिपेंड करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है रिड्यूस मास पे। अब ये देख लें, अगर मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट में है, ये जो लेफ्ट साइड पर ये जे की वैल्यूज़ हैं और राइट साइड पर रोटेशनल वेव नंबर, या यूं कह लें रोटेशनल एनर्जी इन टर्म ऑफ वेव नंबर एटा जी से इसको रिप्रेजेंट किया एप्सिलॉन से। तो जब जे की वैल्यू ज़ीरो है, मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट में है, रोटेशनल वेव नंबर भी ज़ीरो है। जब मॉलिक्यूल जंप करके फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में चला गया, रोटेशनल वेव नंबर की वैल्यू 2b। अब मॉलिक्यूल 1 से 2 में सेकंड एक्साइटेड रोटेशनल लेवल में चला गया तो ये रोटेशनल वेव नंबर की एप्सिलॉन जे की वैल्यू 6b हो गई। और जब मॉलिक्यूल थर्ड एक्साइटेड रोटेशनल लेवल में चला गया तो रोटेशनल वेव नंबर की या रोटेशनल एनर्जी इन टर्म ऑफ वेव नंबर एप्सिलॉन जे की वैल्यू 12b हो गई। और मॉलिक्यूल फोर्थ एक्साइटेड रोटेशनल लेवल में चला गया तो ये वैल्यू 20b हो गई। 0 से 1 तक ये गैप कम है, 1 से 2 तक गैप ज़्यादा है, 2 से 3 तक गैप और ज़्यादा है, 3 से 4 तक और ज़्यादा है। इट मीन अगर आप 4 से 5 में चले जाएं, 5 से 6 में चले जाएं तो ये गैप बढ़ता जाएगा। तो रोटेशनल एनर्जी और रोटेशनल वेव नंबर इन टर्म ऑफ वेव नंबर इंक्रीज विद जे की वैल्यू इंक्रीज करते जाएं तो रोटेशनल एनर्जी और रोटेशनल वेव नंबर की वैल्यूज़ इंक्रीज़ होती जाएंगी। अब इनकी मिनिमम वैल्यू तो हमने पढ़ लिया कि ज़ीरो है। जब जे की वैल्यू ज़ीरो है तो रोटेशनल एनर्जी भी ज़ीरो है और रोटेशनल वेव नंबर भी ज़ीरो है। लेकिन इसकी मैक्सिमम वैल्यू थ्योरेटिकली तो कोई नहीं है कि जे की वैल्यू 100 हो जाए तो अकॉर्डिंगली रोटेशनल एनर्जी की वैल्यू भी 100 टाइम इंक्रीज़ हो जाएगी और रोटेशनल वेव नंबर की वैल्यू भी 100 टाइम इंक्रीज़ हो जाएगी। तो थ्योरेटिकली इसकी अपर लिमिट कोई नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप ग्राउंड रियलिटीज़ को देखें तो इसकी कोई ना कोई अपर लिमिट होनी चाहिए। क्योंकि जब मॉलिक्यूल रोटेट करता है तो रोटेशन के दौरान ये देखें, ये मॉलिक्यूल है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, एक रिजिड रूटर। इसको अगर आप इस एक्सिस में रोटेट करें, चाहे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ये हमने क्लॉकवाइज शो किया हुआ है, ये मॉलिक्यूल जब रोटेट करेगा
क्योंकि अब तक तो हम सपोज कर रहे हैं कि मालिक्यूल रिजिड रूटर है जिसका बॉन्ड बिल्कुल फिक्स है, जब रोटेशन होती है तो इस दौरान वाइब्रेशन बिल्कुल नहीं होती, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होगा। जब आप मालिक्यूल को रोटेट करेंगे एक सेंट्रीपिटल फोर्स होती है और एक उसके अपोजिट होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स tends to move molecule or particle in the center of circle and centrifugal force tends to move it away from the center। जब ये मालिक्यूल, ये डाई एटॉमिक मालिक्यूल जब इस एक्सिस के अराउंड रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज इस तरह रोटेट करेगा, तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इन दोनों एटम्स पे एक्ट करेगी और इनको इनके सेंटर से बाहर ले जाने की कोशिश करेगी। यानी ये इस एटम पर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो इसे इस डायरेक्शन में ले जाना चाहेगी और इस मालिक्यूल, इस एटम पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो इसे इस डायरेक्शन में ले जाना चाहेगी। और जूं आप मालिक्यूल को ज़्यादा तेज़ी से घुमाएंगे, जब मालिक्यूल हायर रोटेशनल लेवल पे जाएगा, इसकी रोटेशनल एनर्जी इंक्रीज़ होगी, रोटेशनल फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होगी, तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी इंक्रीज़ हो जाएगी और एट द एंड किसी ना किसी स्टेज पे जाके ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की इतनी ज़्यादा हो जाएगी, इसकी स्ट्रेंथ, कि ये बॉन्ड की स्ट्रेंथ से भी इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी और बॉन्ड को ब्रेक कर देगी। लिहाजा इसकी कोई ना कोई अपर लिमिट होगी ज़रूर। तो ऑल्दो थ्योरेटिकली देयर इज़ नो लिमिट to value of rotational energy and rotational wave number for diatomic molecule, for diatomic rigid router. However, when rotation takes place, centrifugal force tends to move particle away from center. जब रोटेशन होगी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पार्टिकल्स को अवे फ्रॉम द सेंटर ले जाना चाहेगी। However, at much higher value of J की हायर वैल्यू पर स्ट्रेंथ ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बिकम्स ग्रेटर दैन स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। जब J की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो मॉलिक्यूल की रोटेशनल एनर्जी और रोटेशनल वेव नंबर की वैल्यू भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी और अकॉर्डिंगली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बहुत ज़्यादा होगी तो उसकी स्ट्रेंथ इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ से बढ़ जाएगी एंड बॉन्ड विल बी ब्रोकन। लेकिन आम टेम्परेचर पे ऐसा नहीं होगा, ऐसा बहुत हाई टेम्परेचर पे होगा। तो नॉर्मल टेम्परेचर पे हम यही कहते हैं कि बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा रोटेशन की वजह से। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल एट नॉर्मल टेम्परेचर। अब देखें, व्हेन मॉलिक्यूल जंप्स फ्रॉम J0 टू J1 देन एनर्जी डिफरेंस इन टर्म ऑफ वेव नंबर डेल्टा एप्सिलॉन या डेल्टा न्यू बार इसको लिखना चाहिए। तो मॉलिक्यूल जब ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो डिफरेंस ऑफ एनर्जी इन टर्म ऑफ वेव नंबर 2b - 0। ये देखें, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में वेव नंबर 2b है और ग्राउंड स्टेट में 0 है, तो डिफरेंस 2b हो गया। इसका मतलब है फर्स्ट रोटेशनल लेवल विल अपीयर एट 2b सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये जो दिस अब्जॉर्प्शन विल अपीयर एट 2b सेंटीमीटर इनवर्स। इफ मॉलिक्यूल जंप्स फ्रॉम J1 टू J2, तो J1 से J2 में जाते हुए ये J2 में सेकंड एक्साइटेड स्टेट में रोटेशनल वेव नंबर की वैल्यू है 6b और फर्स्ट एक्साइटेड में है 2b। तो 6b और 2b का डिफरेंस हमने लेना है। जब मॉलिक्यूल J1 से J2 में जाएगा तो 6b - 2b इट विल बी 4b सेंटीमीटर इनवर्स। तो सेकंड रोटेशनल अब्जॉर्प्शन 4b सेंटीमीटर इनवर्स पे आएगी। इसका मतलब है अगर आप नेक्स्ट चले जाएं, अगर मॉलिक्यूल 2 से 3 में आ जाए तो यहाँ पर 12b - 6b, तो फिर ये थर्ड अब्जॉर्प्शन रोटेशनल अब्जॉर्प्शन 6b पे आएगी। अब आप जनरल केस देखें, अगर कोई मॉलिक्यूल J से J+1 में जाता है, यानी वो किसी भी रोटेशनल लेवल से कंसेक्टिवली हायर रोटेशनल लेवल में चला जाए, अगर मॉलिक्यूल 1 से 2 में चला जाए या 2 से 3 में चला जाए या 3 से 4 में, यानी इमीडिएट हायर रोटेशनल लेवल में अगर चला जाए, तो हम कहेंगे कि वो J से J+1 में गया है। तो लोअर लेवल में रोटेशनल वेव नंबर की वैल्यू हम उसे लिखेंगे BJ × J+1। ये वही वेव नंबर की वैल्यू
जो हमने ये इक्वेशन नंबर 9 में देखी थी। रोटेशनल वेव नंबर बी जे इंटू जे प्लस वन। अब ये लोअर रोटेशनल लेवल पे जे की वैल्यू है। अगर मालिक्यूल इससे हायर रोटेशनल लेवल में चला जाए तो जे की वैल्यू में आपने +1 कर देना है, यानी यहाँ पर बी जे प्लस वन मल्टीप्लाइड बाई जे प्लस टू हो जाएगा। अगर कोई मालिक्यूल किसी भी रोटेशनल लेवल से इमीडिएट हायर रोटेशनल लेवल में चला जाए तो लोअर रोटेशनल लेवल में हम लिखेंगे वेव नंबर की वैल्यू है बी जे इंटू जे प्लस वन, और हायर लेवल में जहाँ जे की वैल्यू है वहाँ आपने जे प्लस वन कर दिया, और जहाँ जे प्लस वन था वहाँ जे प्लस वन यानी कि जे प्लस टू हो गया। तो लोअर रोटेशनल लेवल में वेव नंबर की वैल्यू बी जे इंटू जे प्लस वन, और अगर मालिक्यूल इमीडिएट हायर रोटेशनल लेवल में चला जाए तो ये वैल्यू हो जाएगी बी जे प्लस वन इंटू जे प्लस टू, और वेव नंबर की वैल्यू अब होगी न्यू बार जे प्लस वन। अब देखें डिफरेंस ऑफ वेव नंबर कितना होगा। ये हायर रोटेशनल लेवल में वेव नंबर की वैल्यू है बी जे प्लस वन इंटू जे प्लस टू। तो जब मालिक्यूल ये जंप करेगा तो डिफरेंस ऑफ वेव नंबर विल बी दिस वेव नंबर माइनस दिस वेव नंबर, यानी न्यू बार जे प्लस वन माइनस न्यू बार जे। अब ये देखें डिफरेंस ऑफ वेव नंबर, ये वैल्यू है न्यू बार जे प्लस वन की जो ये हमने लिखी हुई है, माइनस न्यू बार जे। अब ये जे प्लस वन इंटू जे प्लस टू जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई। जब आपने इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व किया तो किसी स्टेज पे जाके बी जे स्केयर से कैंसिल हो गया, और अल्टीमेटली इस इक्वेशन को सॉल्व करने से डिफरेंस ऑफ वेव नंबर हमारे पास होगा 2b जे प्लस वन सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये डिफरेंस ऑफ वेव नंबर है बिटवीन एनी टू रोटेशनल लेवल, और उसमें जे आप लेंगे जो लोअर रोटेशनल लेवल में क्वांटम नंबर की वैल्यू है। हेयर जे रिप्रेजेंट्स लोअर रोटेशनल क्वांटम नंबर, लोअर रोटेशनल क्वांटम नंबर। तो हेयर जे रिप्रेजेंट्स लोअर रोटेशनल क्वांटम नंबर। अगर मालिक्यूल जे ज़ीरो से जे वन में चला जाए और आपने फाइंड करना हो कि डिफरेंस ऑफ वेव नंबर कितना होगा या डिफरेंस ऑफ एनर्जी इन टर्म ऑफ वेव नंबर कितना होगा, तो आप यहाँ जे की जगह ज़ीरो पुट कर दें, क्योंकि हम यहाँ जे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं लोअर रोटेशनल क्वांटम नंबर को, और लोअर रोटेशनल क्वांटम नंबर हमारे पास इस ट्रांजिशन में लोअर रोटेशनल क्वांटम नंबर की वैल्यू है ज़ीरो। तो यहाँ जे में ज़ीरो पुट करें तो डिफरेंस ऑफ वेव नंबर 2b। अगर मालिक्यूल J1 से J2 में चला जाए तो लोअर रोटेशनल क्वांटम नंबर 1 है, तो J की वैल्यू यहाँ 1 पुट करें तो डिफरेंस ऑफ वेव नंबर 4b हो गया। अगर मालिक्यूल J2 से J3 में चला जाए तो डिफरेंस ऑफ वेव नंबर 6b हो गया। अगर मालिक्यूल J3 से J4 में चला जाए तो लोअर रोटेशनल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 है, तो आप यहाँ पर J की वैल्यू को 3 पुट करें तो डिफरेंस ऑफ वेव नंबर विल बी 8b। इट मीन फर्स्ट रोटेशनल अब्जॉर्प्शन लाइन विल अपीयर एट 2b, सेकंड विल अपीयर एट 4b, थर्ड विल अपीयर एट 6b एंड फोर्थ विल अपीयर एट 8b। For stepwise increase in rotational energy, absorption rotational spectrum is observed at 2b, 4b, 6b, 8b सेंटीमीटर इनवर्स एंड एटसेट्रा। इसका मतलब है अगर आप नेक्स्ट चले जाएं 4 से 5 में तो फिर यहाँ 10b हो जाएगा, अगर आप 5 से 6 में चले जाएं तो 12b हो जाएगा। और अगर आप ये तो हमने अब्जॉर्प्शन की बात की है, अगर हम रिलैक्सेशन की बात करें, एमिशन की बात करें, यानी अगर आप मालिक्यूल को J1 से J0 में ले जाएं तो फिर भी रोटेशनल अब्जॉर्प्शन लेवल यहीं पर ही होंगे, यानी डिक्रीज इन रोटेशनल एनर्जी विल प्रोड्यूस सिमिलर एमिशन स्पेक्ट्रा। एनर्जी अब्जॉर्ब करने से जैसा अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा आया है, एनर्जी डिक्रीज़ करने से वैसा ही एमिशन स्पेक्ट्रा आएगा, चूँकि मालिक्यूल J4 से J3 में जाएगा, J3 से J2 में, J2 से J1 में, तो ऐसे ही एमिशन स्पेक्ट्रा हमारे पास इसी
ऐसी ही हमारे पास एमिशन स्पेक्ट्रम लाइंस भी आ जाएंगी। अब एक बात आप जहन में रखें, आपने गौर की होगी, जब से हमने रोटेशनल ट्रांजिशन की स्टडी स्टार्ट की है तो हम कह रहे हैं कि मॉलिक्यूल 0 से 1 में जाएगा, या 1 से 2 में जाएगा, या 2 से 3 में जाएगा, या 3 से 4 में जाएगा। कहीं भी हमने ये नहीं कहा कि मॉलिक्यूल 0 से 2 में भी जा सकता है, या 0 से डायरेक्ट जंप करके 3 में जा सकता है, या 1 से 3 में जा सकता है, या 1 से 4 में जा सकता है, या 2 से 4 में जा सकता है, या 4 से 10 में जा सकता है, या 3 से 7 में जा सकता है। हमने सिर्फ 1 स्टेप ट्रांजिशन स्टडी की है। रिजिड रूटर की रोटेशनल ट्रांजिशन के लिए ये सिलेक्शन रूल है कि डेल्टा जे की वैल्यू में या +1 का इजाफा होगा या -1 की कमी होगी। इसे कहते हैं सिलेक्शन रूल। तो रोटेशनल ट्रांजिशन के लिए जो सिलेक्शन रूल है, पहला सिलेक्शन रूल तो ये है कि मॉलिक्यूल को पोलर होना चाहिए। फॉर रोटेशन मॉलिक्यूल मस्ट बी पोलर, यानी उसका कोई परमानेंट डाईपोल हो। क्योंकि अगर मॉलिक्यूल पोलर नहीं है तो उसका परमानेंट डाईपोल नहीं होगा, और अगर परमानेंट डाईपोल नहीं है तो उस पर पार्शियल चार्जेस नहीं होंगे, और अगर पार्शियल चार्जेस नहीं होंगे तो वो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होंगे, और वो माइक्रोवेव के इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट भी नहीं करेगा। लिहाजा पहली शर्त रोटेशनल ट्रांजिशन के लिए, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए, कि मॉलिक्यूल मस्ट बी पोलर। और दूसरा सिलेक्शन रूल कि फॉर रोटेशनल ट्रांजिशन डेल्टा जे मस्ट बी ±1, यानी मॉलिक्यूल अपने एग्जिस्टिंग रोटेशनल लेवल से या तो इमीडिएट हायर लेवल में जाएगा या इमीडिएट लोअर लेवल में जाएगा। 1 स्टेप प्रमोशन होगी या 1 स्टेप डीमोशन होगी। 2 स्टेप प्रमोशन, 3 स्टेप प्रमोशन नहीं हो सकती। ट्रांजिशन कैन अकर फ्रॉम एनी रोटेशनल लेवल टू इमीडिएट हायर और इमीडिएट लोअर लेवल। मॉलिक्यूल किसी भी रोटेशनल लेवल से इमीडिएट हायर लेवल में जा सकता है या इमीडिएट लोअर लेवल में जा सकता है। इट मीन फॉर रोटेशनल ट्रांजिशन ओनली यूनिट चेंज इन जे इज़ पॉसिबल। तो रोटेशनल ट्रांजिशन में सिर्फ यूनिट चेंज इन जे इज़ पॉसिबल। रोटेशनल ट्रांजिशन आर अलाउड ओनली व्हेन डेल्टा जे इज़ +1 और डेल्टा जे इज़ -1, एंड rotational transition are forbidden if delta J is not equal to ±1। तो अगर डेल्टा जे की वैल्यू चेंज इन रोटेशनल क्वांटम नंबर की वैल्यू +1 होगी या -1 होगी तो इन रोटेशन को कहेंगे अलाउड, इन ट्रांजिशन को कहेंगे अलाउड ट्रांजिशन। और अगर डेल्टा जे की वैल्यू +-1 नहीं होगी तो फिर ये फॉरबिडन ट्रांजिशन है। यूँ कह लें कि डेल्टा जी की वैल्यू अगर +-1 है तो ये हलाल ट्रांजिशन है, और अगर डेल्टा जी की वैल्यू +-1 नहीं है तो फिर ये हराम ट्रांजिशन है। अब देखें हलाल ट्रांजिशन कौन सी हैं और हराम कौन सी हैं। ये अलाउड रोटेशनल ट्रांजिशन जिसमें डेल्टा जे की वैल्यू +1 हो या डेल्टा जे की वैल्यू -1 हो। J0 से J1 ये अलाउड ट्रांजिशन है। J1 से J2 में मॉलिक्यूल चला जाए ये भी अलाउड ट्रांजिशन है। J3 से 4 में चला जाए ये भी अलाउड ट्रांजिशन है, चूँकि डेल्टा J +1 है। सिमिलरली अगर मॉलिक्यूल वापस आना चाहे J4 से J3 में आ जाए ये अलाउड ट्रांजिशन है। J6 से J7 में आ जाए ये भी अलाउड ट्रांजिशन है। J7 से J8 में चला जाए ये भी अलाउड ट्रांजिशन है। इन तमाम ट्रांजिशन में हमने डेल्टा जे की वैल्यू में या +1 का इजाफा किया है या -1 की डिक्रीज़ की है, या यूनिट इंक्रीज़ हुई है रोटेशनल क्वांटम नंबर की वैल्यू में या यूनिट डिक्रीज़ हुई है। अब देखें फॉरबिडन ट्रांजिशन कौन सी हैं, जहां डेल्टा जे की वैल्यू, जहां चेंज इन रोटेशनल क्वांटम नंबर +-1 ना हो। अगर मॉलिक्यूल J0 से J2 में जाना चाहे ये फॉरबिडन ट्रांजिशन है। 2 स्टेप प्रमोशन नहीं होगी, यानी डेल्टा जे की वैल्यू 2 ये फॉरबिडन है। मॉलिक्यूल 0 से J3 में नहीं जा सकता, ये फॉरबिडन ट्रांजिशन है। मॉलिक्यूल J3 से J7 में नहीं जा सकता, ये 4 स्टेप ट्रांजिशन, डेल्टा जे की वैल्यू +4 पॉसिबल नहीं है। मॉलिक्यूल सिमिलरली अगर वापस आना चाहे तो J8 से J7 में आएगा, J8 से J3 में डायरेक्टली नहीं आ सकता। यानी ये तो हो सकता है कि मॉलिक्यूल J8 से J7 में आए, फिर J6 में आए, फिर J5 में आए, फिर J4 में, फिर J3 में आ जाए। तो ये 5 स्टेप में तो ये आ सकता है, लेकिन नॉन स्टॉप J5 से
छलांग लगा के वो J3 में नहीं जा सकता, डेल्टा J की वैल्यू यहाँ पर -5 है और ये पॉसिबल नहीं है, ये फॉरबिडन ट्रांजिशन है। तो यही डिस्कशन इंशाल्लाह हम जारी रखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।